नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात देखिए छत्तीसगढ़ की खबरों की करते हैं। कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अलग अलग जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन में पिछले 24 घंटे में देखिए 230 नए मामले सामने आए हैं। 116 मरीजों को ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो प्रदेश में कुल मिलाकर 5,968 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से देखिए 4,230 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं, जबकि 29 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,709 मरीजों का उपचार फिलहाल जारी है, जो कि एक्टिव केसेस की हम बात कर रहे हैं। और अगर देखें कि हम कहाँ कितने मामले हैं जिले वाइज, तो वो आपको बताते हैं। रायपुर में देखिए 70, सुकमा में 36, दुर्ग में 28, कांकेर में 15, जांजगीर में 13, मुंगेली से 11, बीजापुर से 9, रायगढ़ से 9, बिलासपुर से 7, ऐसे ही गरियाबंद से 6, बस्तर से 6, नारायणपुर से 5, बेमित्रा से 3, महासमुंद से 3, राजनांदगांव से 2, बालोद से 2, कोंडागांव से 2, सूरजपुर से 1 और इसके साथ ही सरगुजा से 1 और जशपुर से 1 मरीज की पुष्टि हुई है। यानी कि रायपुर में सबसे ज्यादा इसकी संख्या है। 70 मरीज रायपुर से मिले हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ चुके हैं। उमेश, हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। ये बताएं कि इस दौरान क्या कुछ सख्ती देखने को मिल सकती है और किस तरह की का अभी माहौल वहां पे दिखाई दे रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का जो संक्रमण है, जो ग्राफ है, वो तेजी से बढ़ रहा है। लिहाजा प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि लॉकडाउन करना। आप देखेंगे कि रायपुर और बिरगांव, इन इलाकों में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले हैं। यही वजह है कि यहाँ एक दिन पहले ही लॉकडाउन कर दिया गया है। वहीं अन्य जिलों की बात करें तो जिसमें 10 ऐसे जिले हैं जहां पर लॉकडाउन करने के निर्णय लिए गए हैं। इसकी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को सौंपी गई है। आपको बता दें कि बिलासपुर में आज से लॉकडाउन शुरू हो गया है और लॉकडाउन का आपको नजारा दिखाऊंगा चाहूंगा कि देख सकते हैं कि ये बिलासपुर के जो नगर निगम की सीमा है, वहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है और एक एक गाड़ियों वालों से उन्हें पूछा जा रहा है कि वो कहां जा रहे हैं, किस लिए निकले हैं, क्योंकि बिना बेवजह घूमने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। यही वजह है कि जो निगम क्षेत्र के दायरे हैं, जो सीमाएं हैं, वहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है और उनसे लगातार समझाइश पूछा जा रहा है कि किस तरीके से वो बाहर निकल रहे हैं। उन्हें हिदायत भी दी जा रही है कि बिना मास्क के बाहर ना निकले। आपको बता दें कि इसके लिए बाकायदा प्रशासन ने छूट दी है। यदि बहुत जरूरी है तो वो सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक के अपने कार्यों को कर सकते हैं। अनावश्यक घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ तोरवा थाना क्षेत्र के टीआई हैं, उनसे बात करते हैं। परिवेश तिवारी जी, किस तरीके से निर्देश दिए गए हैं आपको और किस तरीके से सख्ती बरती जा रही है? ये लॉकडाउन में जो कोरोना संक्रमण के फैलाव की आशंका को देखते हुए एहतियात बरता जा रहा है। लॉकडाउन रखा गया है। कोशिश की जा रही है कि जो लोग बेवजह अपने घर से निकलने चाहते हैं, मॉर्निंग वॉक में निकलना चाहते हैं, उनको हतोत्साहित किया जाए। उनको मना किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि अगर वो नहीं कर पाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी संभव है। लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि इस तरह से करने से उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लॉकडाउन की स्थिति में ये आवश्यक है कि वो घर से ना निकलें, घर में ही रहें, बिना वजह, बिना किसी आवश्यक काम के, बिना राशन और इस तरह से जो बेवजह निकलने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की उनको हिदायत दी जा रही है। तो बिना बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देख सकते हैं कि पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो लगातार लोगों को जो लोग हैं उनसे पूछ रहे हैं कि बेवजह बाहर ना निकले। अगर निकल भी रहे हैं तो मुंह में मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लगातार कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं। लिहाजा एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है कि दोबारा लॉकडाउन किया जा रहा है और देखना ये होगा कि जो ये लॉकडाउन किया जा रहा है इससे किस तरीके से फायदा मिल पाता है, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे करिश्मा, और ये एक बड़ी चिंतनीय विषय है। जी बिल्कुल उमेश, और जैसे ही अनलॉक 2 की प्रक्रिया में हमने जैसे प्रवेश किया, हमने ये देखा कि लगातार मामलों में इजाफा हुआ है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन कितना कारगर साबित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उमेश। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब 28 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जरूरत की चीजें मिलेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए कि इससे पहले भी लॉकडाउन किया गया था, तब स्थितियां हालांकि कंट्रोल में थी, लेकिन जैसे ही अनलॉक के फेज में प्रवेश किया हमने, लगातार ये लापरवाहियां निकल कर आ रही थी, जिसके चलते अब ये फैसला लिया गया है कि संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
वहीं देखिए छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं। रायपुर, सरगुजा, रायगढ़ के सारमगढ़ और इसके साथ ही बालोदाबाजार में लॉकडाउन रिटर्न्स हो गया है। 14 जुलाई में से 14 जिलों में से आपको बता दें 9 जिलों में गुरुवार, शुक्रवार देर रात से लॉकडाउन लगेगा। इसमें देखिए कौन कौन से जिले शामिल हैं। कोरबा, मुंगेली, अंबिकापुर, बालोद, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव में संक्रमण रोकने के लिए जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है। जबकि बेमित्रा में सबसे ज्यादा 14 दिनों का लॉकडाउन शुरू हो गया है। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन का फैसला लिया गया। प्रदेश के सभी कलेक्टर को लॉकडाउन कराने का जिम्मा दिया गया है। कलेक्टर अपने जिले की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन कर सकते हैं और इसी कड़ी में बिलासपुर में भी 23 जुलाई रात्रि से लॉकडाउन शुरू होगा। क्या कुछ लोग लॉकडाउन में निर्देश जारी किया गया है, वहीं प्रशासन किस तरह से लोगों से लॉकडाउन का पालन कराएगा, इन पूरे मुद्दे को लेकर बिलासपुर के आईजी दीपांशु काबरा से बात की हमारे संवाददाता उमेश मौर्य ने। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। क्या कुछ नियम होंगे, किस तरह से पालन कराया जाएगा, इसके लिए सीधा बात करते हैं। हमारे साथ हैं बिलासपुर आईजी दीपांशु काबरा, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से इस बार पालन कराया जाएगा? क्या पहले से ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी? देखिए, जैसी सख्ती हमने प्रथम लॉकडाउन में किया है वैसी ही सख्ती इस बार भी बरतेंगे। पर्पस ये है कि जैसे हमने एक चीज़ें खोली थी तो लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग, जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग हम बोलते हैं, उसका पालन नहीं कर रहे थे, साथ ही साथ मास्क भी नहीं पहन रहे थे। और इसका रिज़ल्ट, और तीसरा, मान लीजिए वो कहीं बाहर से आए हैं या कहीं इन्फेक्शन है तो उसकी जानकारी भी नहीं आ पा रही थी। तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि काफ़ी सारे केसेस, चाहे आप रायपुर बोलें, बिलासपुर बोलें और अन्य जगह बोले, यहाँ आ गए हैं। और इसको ध्यान में रख कर के फिर हमने ये शासन की मंशा अनुसार ये लॉकडाउन हम यहाँ पर कर रहे हैं, आज से लागू होगा। सर, देखा जा रहा है पुलिस के साथियों को भी कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। जेल प्रहरियों के 8 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। किस तरह से आप विभाग में जांच करा रहे हैं ताकि अपने साथियों को बचाया जा सके कोरोना से? देखिए, बेसिकली है कि हम लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं, चाहे वो ट्रैफिक का सिपाही हो जो लोगों को रोक रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, या थाने में, क्योंकि आपके थाने में हर आदमी आ रहा है, आप किसी को रोक नहीं सकते। चाहे मेरा ऑफिस जैसे आप मान लीजिए, तो भले ही हम टेम्परेचर स्कैन करते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर लोग एसिम्टोमेटिक है। एसिम्टोमेटिक का उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आपको पता नहीं लग पाता है कि ये कोरोना पॉजिटिव है। वहीं देखिए मुंगेली में कोरोना के संक्रमण रोकने के लिए कलेक्टर पीएस सलमा ने जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्र जरहागावा और सेतगंगा और बरेला को कंटेनमेंट घोषित कर दिया है। इसके साथ ही देखिए कोरोना प्रभावित इलाकों में धारा 144 के साथ 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को लॉकडाउन की सख्ती का पालन करने का निर्देश दिया है। कोविड-19 के अंतर्गत काफ़ी संख्या में प्रदेश में बढ़ने की संभावना को देखते हुए राज्य शासन ने जिलाधिकारियों से कहा है कि 22 से लेकर 28 तक अथवा 23 से लेकर 29 तक लॉकडाउन किया जाए, जिससे जो समूह में कोविड-19 फैलने की संभावना है उसको रोकी जा सके। लॉकडाउन रहेंगे क्योंकि राज्य शासन से हमको निर्देश प्राप्त हुआ है, और इसके अलावा जो जितने भी हमारे नगरीय निकाय हैं वो सभी जगह हैं, तो एक रूपता पूरे प्रदेश में रहेगी, और इसलिए उनको भी राशन के संबंध में भी, राशन अर्थात किराना स्टोर हैं वो बंद रहेंगे। वहीं देखिए कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बिलासपुर नगर निगम के साथ बोदरी और इसके साथ ही बिल्हा में 23 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के साथ ही बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग सामान का स्टॉक कलेक्ट कर रहे हैं। लोगों की इस भीड़ और स्थिति को देखते हुए व्यापारी जमकर इसका फायदा उठा रहे हैं। बाजार में कालाबाजारी और मुनाफाखोरी शुरू हो चुकी है। दोगुनी कीमत पर सामानों को बेचा जा रहा है। बता दें कि छोटे व्यापारी और लोगों को डर है कि लॉकडाउन बढ़ा तो उन्हें दिक्कत होगी, लिहाजा वे सामान का पर्याप्त स्टॉक करके रख रहे हैं। इधर देखिए खाद्य विभाग लोगों की शिकायतों का इंतजार कर रहा है। फायदा नहीं दिख रहा है अभी तक के। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन करने से जो है भीड़ कम होगा, लेकिन ज़्यादातर जो है भीड़ बढ़ते जा रही है, और जितना लॉकडाउन में नॉर्मल हो गया था उससे ज़्यादा भीड़ हो गया है अभी लॉकडाउन के चलते। मतलब व्यापारी लोग जितना चाहे वैसा वसूल रहे हैं उसमें,
जो बोल दिया उतना में वो ले भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। दल गठित हुआ है, खाद्य विभाग, नापतोल विभाग और फूड एंड सेफ्टी विभाग के दल गठित हुए। इनके द्वारा जो है निरंतर जो है इसमें निगरानी रखी जाएगी। देखने में आ रहा है कि जैसी डिक्लेयर हुआ कि लॉकडाउन शुरू होगा, बहुत सारे व्यापारी लोग कालाबाजारी शुरू कर दिए हैं। मैं व्यापारियों से अपील करूंगा क्योंकि जनता के हित में काम करें, कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि शासन प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़े। वहीं देखिए बढ़ते हैं आगे, खबर रायपुर से मिल रही है जहां बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे ने सीएम को पत्र लिखा है। सीएम को पत्र के साथ रक्षा सूत्र भेजा है। पत्र में बहनों से किया गया वादा याद दिलाया, चुनाव के समय पूर्ण शराबबंदी का वादा याद दिलाया है। बहनें रक्षाबंधन के उपहार की राह देख रही हैं। उस पत्र में ये उन्होंने कहा, रक्षाबंधन पर भाई बहनों को कुछ उपहार देता है। तो बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे ने सीएम को पत्र लिखकर पूर्ण शराबबंदी की बात कही, वो वादा याद दिलाया और इसके साथ ही कहा कि देखिए रक्षाबंधन वो पर्व है जिसमें भाई अपनी बहनों को कुछ उपहार देता है और वो इसी उपहार की राह देख रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार के रोजगार के दावों को लेकर विपक्षी दल बीजेपी एक बार फिर हमलावर है। दरअसल हरदेव सिन्हा सुसाइड केस के कारण ये मुद्दा गर्म हो गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। 30 जून को रायपुर के सिविल लाइन इलाके में आत्मदाह की कोशिश करने वाले धमतरी के तेली सती गांव के हरदेव सिन्हा की देर रात मौत हो गई। हरदेव बेरोजगार था। उसके घर में उसकी पत्नी, 2 छोटी बच्चियां, बूढ़े माँ बाप हैं। हरदेव सिन्हा की मौत ने एक बार फिर सियासत को हवा दे दी है। हर बार की तरह विपक्ष ने सरकारी दावों पर सवाल खड़े किए। आज जवाब हमें नहीं देना है, आज जवाब कांग्रेस की सरकार को देना है। हमें तो जवाब 2018 के चुनाव में जनता ने दे दिया है। आज जिम्मेदारी सत्ता पे ये बैठेंगे, ये अपनी जवाब देना, ये इनकी जिम्मेदारी है। ये क्यों जवाब नहीं दे रहे? सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाना विपक्ष का काम है और वो कर रहा है, लेकिन बघेल सरकार के मुताबिक पिछले 1 साल में बेरोजगारी के आंकड़ों में कमी आई है। 1 जनवरी 2019 तक प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 23,28,854 थी, जो 1 जनवरी 2020 में 22,11,714 हो गई। यानी आंकड़ों को देखें तो पिछले 1 साल में 1,17,140 शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिला है। हसदेव मौत मामले में कांग्रेस सरकार ने तत्कालीन बीजेपी सरकार पर ही सवाल उठाए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतागण ऐसे मौके में भी राजनीतिक बयान दे करके अपना राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करते हैं, उचित नहीं है। ये वही व्यक्ति है जो 2017 में आवेदन किया था, माननीय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और नौकरी के लिए। उस समय क्या उन्होंने नौकरी उनको दिया था? अगर नहीं दिया था तो उनको इस प्रकार का बात नहीं करना चाहिए। सरकार का दावा अपनी जगह है, लेकिन हरदेव सिन्हा की मौत ने सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि कब तक बेरोजगारी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सियासी रोटियां सिकती रहेंगी। सवाल ये भी है कि अब हरदेव सिन्हा के परिवार के भरण पोषण का क्या होगा। मोहन तिवारी के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में कुछ साल से पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के जरिए मिलने वाली राशि में कमी आई है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और केंद्रीय गृह मंत्री से सहयोग करने का आग्रह किया है। पत्र में लिखा गया कि राज्य में 14 जिले नक्सल प्रभावित है और इसलिए ज्यादा फंड की जरूरत पड़ती है। ऐसे में फंड बढ़ाया जाए। अभी वर्ष 13-14 में लगभग हम लोगों को 56 करोड़ रुपया मिलता था इस पुलिस आधुनिकीकरण के लिए, लेकिन अब 19-20 में घटकर वो 20 करोड़ हो गया है। माने जनसंख्या और क्राइम बढ़ा है, राशि कम हो गई है। तो इसके लिए मैंने केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह जी को पत्र लिखा है कि छत्तीसगढ़ में इस समस्या को देखते हुए इस क्राइम को रोकने के लिए वामपंथ से मुकाबला करने के लिए राशि बढ़ाई जाए और दिया जाए, पूरा सहयोग हमें किया जाए।
वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में लोन वराटू के चलते नक्सली लगातार सरेंडर का मुख्य धारा से नक्सली जुड़ते जा रहे हैं। वहीं ताजा मामला देखिए बस्तर जिले का है, जहां बस्तर आईजी और एसपी के सामने 5 लाख की इनामी महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। बस्तर आईजी के मुताबिक महिला नक्सली 10वीं नक्सल संगठन में एरिया कमेटी सदस्य और चेतना नाट्य मंडली के अध्यक्ष पद पर सक्रिय थी और इसके साथ ही 10वीं के सरेंडर होने से नक्सल संगठन को काफी नुकसान हुआ है। हम लोग बादल कुछ लोग हैं ना, वो पूरा सिलेंडर हो गया बोल के मैं भी सिलेंडर करूँगी, सिलेंडर करके मैं भी अच्छा से रहूँगी बोल के सोच के आई हूँ। बड़े लिए भाई भी है अभी लक्ष्मण, वो भी हेलबस कमांडर, उसको भी आपोसाना बोल के। कटकलेन एरिया कमेटी के एक सक्रिय सदस्य 10वीं, उन्होंने विगत 14 साल से नक्सल संगठन में विभिन्न पद में काम कर रहे थे। वर्तमान में नक्सली से मोह भंग होकर शासन के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास निधि से आग्रसित होकर आज हम सब लोग के समक्ष आत्मसमर्पण किया। वहीं देखिए पीएससी प्री की परीक्षा में पूछे गए सवालों को लेकर लगाई गई याचिकाओं पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को 27 जुलाई के बाद मेंस का फॉर्म भरने की छूट दी है। कोर्ट ने ये कहा कि मामला लंबित है और आखिरी फैसला आने तक समय लग सकता है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को तारीख निकालने के बाद फॉर्म भरने की छूट दी गई है। वहीं कोरोना संक्रमण के दौरान शासन के आदेश को अनदेखा करते हुए निजी स्कूल पालकों से जबरन फीस वसूली की जा रही है। वहीं पालकों की शिकायत पर एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया है। मामले को लेकर एनएसयूआई ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया और तत्काल फीस वसूली पर रोक लगाने और निजी स्कूलों पर कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल शासन में कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूलों को फीस वसूली करने पर रोक लगाई गई है, लेकिन उसके बाद भी लगातार निजी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर इस आदेश की अवहेलना करते हुए पालकों से जबरन फीस वसूल रहे हैं। एनएसयूआई की मांग पर जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले में 4 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अभी कल मैं गया था स्कूल फार्म लेके, रजिस्ट्रेशन कराना है आपको, रजिस्ट्रेशन आप कराइए 50,000 रुपये दीजिए बोले। आप 50,000 रुपये नहीं दोगे तो आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे हम। उन्होंने कम करना चाहिए, कम नहीं, हम इतना पढ़ाना ही बोले आपको, कम नहीं होगा कुछ, ज़्यादा मुश्किल होगा ही, इतना पैसा कहाँ से लाएगा आदमी। लगातार निजी स्कूल वाले फीस वसूली पर कायम है अपनी बातों पर। जिला शिक्षा अधिकारी चूंकि प्रशासन के रूप में राज्य सरकार के हमारे पास मौजूद हैं, हमने उनसे बार बार रिक्वेस्ट की, स्कूलों से बार बार रिक्वेस्ट की, इस वक्त उन लोगों से फीस ना ली जाए जो आज असमर्थ हैं फीस देने में, लेकिन वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी को आज ज्ञापन दिया कि आज तो आप उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करिए। ये प्रक्रियागत रूप से जिन लोगों का व्यक्तिगत आवेदन आया है उसका हमने त्वरित निराकरण भी किया है, लेकिन इन जनरल आवेदन की सभी लोग ले रहे हैं, उस पर कार्यवाही करने के पूर्व जो है ये देखना पड़ता है कि कौन सा विद्यालय किस व्यक्ति से कितना पैसा लिया और उसकी छानबीन कर एज पर रूल से ही कार्यवाही की जाती है। मेरा अभिभावकों से भी आग्रह है कि यदि किसी के द्वारा अवैधानिक रूप से फीस ली गई है तो वो जो है जांच कमेटी के समक्ष अपनी जानकारी देवे। वहीं देखिए बस्तर के ऐतिहासिक दलपत सागर तालाब को साफ करने के लिए नगर निगम ने एक योजना तैयार की है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी दलपत सागर गंदगी से पटा हुआ है। इस तालाब की साफ सफाई के नाम पर कई साल से भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा। तालाब के जीर्णोद्धार के लिए जिला और निगम प्रशासन ने जल्द ही सरोवर को साफ कराने के लिए 1 करोड़ की लागत से एक मशीन लेने की योजना बनाई। बस्तर के इस तालाब को राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब की तरह विकसित करने की प्लानिंग भी की गई है। वहीं देखिए 75 दिनों तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की शुरुआत हो चुकी है। 600 साल पुरानी दशहरे की परंपरा में करीब 12 से ज्यादा अनूठी रस्में होती हैं। तो आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं कितना अद्भुत है बस्तर का दशहरा। दशहरा या विजयादशमी, पूरे देश में इस दिन रावण का दहन किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है ये आप सभी को पता है, लेकिन बस्तर में कहानी थोड़ी उलट है। बस्तर को दंड कारनाई भी कहा जाता है।
ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों का मानना है कि रावण राज्य में बस्तर में असुर वास करते थे और बस्तरवासी बस्तर को रावण की नगरी मानते हैं। अब आप पूछेंगे कि अगर दशहरे पर रावण दहन नहीं होता तो बस्तर के दशहरे की इतनी चर्चा क्यों? ऐसा इसलिए कि बस्तर में इस दौरान आकर्षण का केंद्र होता है 9 दिनों तक शहर की परिक्रमा करने वाला विशालकाय रथ। और ये कोई छोटा रथ नहीं बल्कि 35 फीट ऊंचा और कई टन वजनी रथ होता है, जिसे आदिवासी हाथों से पारंपरिक औजारों के जरिए तैयार करते हैं। आज का जो है यात्रा, ये पाठ यात्रा के नाम से यहाँ पे पूजा होती है और ये मांझियों के द्वारा और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो कार्य चलती है यहाँ पे, जैसे कि रथ बनाना, जैसे कि यहाँ जितने शिल्पकार हैं रथ बनाने के लिए जो पूजा करते हैं, जितने भी यहाँ पे मांझी मुखिया हैं, इनके द्वारा जो है यह पूजा यहाँ पे संपन्न होती है। अब आपको रथ और रथ की परिक्रमा से जुड़ी कहानी के बारे में बताते हैं। किंवदंती है कि चालुक्य वंश के चौथे शासक पुरुषोत्तम देव की भगवान जगन्नाथ पर गहरी आस्था थी, तो बस महाराज राज्य में शांति और विकास की कामना को लेकर पैदल चल पड़े उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर और भगवान जगन्नाथ महाराज पुरुषोत्तम की तपस्या से प्रसन्न हो गए। भगवान जगन्नाथ ने राजा को लाहुरी रथपति की उपाधि के साथ 16 चकों का एक प्रतीकात्मक रथ आशीर्वाद में दे दिया। अब राजा ने सोचा कि मैं भी भगवान को कुछ भेंट कर दूं, तो राजा ने 16 में से 4 चके भगवान को अर्पित कर दी। राजा 12 चकों के रथ और रथपति की उपाधि लेकर बस्तर पहुंचे और विशालकाय रथ की परिक्रमा की शुरुआत कर दी। समय के साथ रथ में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। 12 चकों के इस रथ को चलाने में काफी दिक्कत आती थी, जिसके चलते 12 चकों के रथ को अब 8 और 4 चकों के 2 रथों में बांट दिया गया। रथ को करीब 400 से ज्यादा ग्रामीण आदिवासी खींचते हैं। बस्तर के एक राजा थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम देव। उनको 1408 में रथपति की उपाधि दी गई थी और इसके साथ ही उन्हें 16 पहियों का रथ भगवान जगन्नाथ मंदिर पुरी में भेंट किया गया था। तब से मतलब 612 साल पहले ये घटना हुई थी। यदि हम माने कि 1408 में उन्हें रथपति की उपाधि दी गई तो 1-2 साल बाद मतलब 1410 के आसपास बस्तर में दशहरा मनाने की परंपरा शुरू हुई। हमारा दादी बोड़ू बनाते बनाते जब तक राजा महाराज उपजास किए ना, वही समय का है। हमारा परंपरा है रथ बनाने का, परंपरा से बनाते हैं। 35 फीट का ऊंचा है, 35 फीट ऊंचा रहता है। दशहरे पर रावण दहन से लेकर रथ परिक्रमा तक की बात हो गई। अब दशहरे से जुड़ी कुछ रस्मों को जानते हैं। दशहरा पर्व की पहली और मुख्य रस्म होती है पाठ यात्रा। हरियाली अमावस्या के दिन यह रस्म अदायगी होती है और बस्तर में दशहरा पर्व की शुरुआत हो जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण रस्म होती है टेढ़ी गड़ाई। मान्यताओं के अनुसार इस रस्म के बाद ही बस्तर दशहरे के लिए रथ का निर्माण कार्य शुरू किया जाता है। ये परंपरा करीब 5000 सालों से चली आ रही है। परंपरा अनुसार पिरिंगिंग पाल से लाई गई सरई पेड़ की टहनियों को एक विशेष स्थान पर स्थापित किया जाता है। विधि विधान से पूजा अर्चना कर इस रस्म की अदायगी के साथ रथ निर्माण के लिए माई दंतेश्वरी से आज्ञा ली जाती है। बस्तर दशहरा की ऐसे तो बहुत सारी रस्में हैं, लेकिन आमतौर पर 16 रस्मों की बातें ज़्यादा होती है। पिछले दिनों हमने पाठ यात्रा मनाया और अगली जो रस्म है वो डेरी गड़ाई है। डेरी गड़ाई दरअसल बस्तर दशहरा में जो कारीगर आते हैं, झार उमर गांव और बेड़ा उमर गांव के करीब 150 जो कारीगर आते हैं, उनको ठहरने के लिए जो जगह बनाई जाती है या ठिहा बनाया जाता है बस्तर के भाषा में, या एक आवास स्थल बनाया जाता है, उसको यहाँ डेरी गड़ाई के नाम से चर्चित है। इस दिन सिरासार भवन में विधिवत 2 लकड़ियों को गड़ाकर यह रस्म पूरी की जाती है। बस्तर का दशहरा अनोखा होने के साथ अपने में कई रहस्यों को समेटे हुए है। काशन गादी की रस्म के साथ दंतेश्वरी शक्तिपीठ से जुड़े भी कई रहस्य हैं। वैसे यहाँ दशहरा मनाने दूर दूर से लोग आते हैं। अगर आपको भी नई जगह और नई संस्कृति जानने का शौक है तो बस्तर एक अच्छा विकल्प है। जगदलपुर से प्रशांत गजभिये की रिपोर्ट।